हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। आपके कॉलेज में जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, सेशनल एग्जाम होते हैं, पीयूटी होते हैं, वो भी आपके कंप्लीट हो गए होंगे। उनके मार्क्स भी आपको पता लग गए होंगे। तो इंटरनल एग्जाम के माध्यम से आपको ये पता लग गया होगा कि आपकी तैयारी कैसी है, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी-किसी का सिलेबस अभी थोड़ा बहुत छूटा हो, बचा होगा, तो आप लोग उसको प्रयास कर रहे हो कंप्लीट करने का। लेकिन मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है, उनका सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा उन्होंने अपना, और वो अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा। आप लोग रिवीजन मोड में आ गए होंगे। तो आज की ये वीडियो एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस बार पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और ईच यूनिट से, फ्रॉम ईच यूनिट आपको केवल और केवल मैं आपको 5 क्वेश्चंस बताऊंगा। और आप जब एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो आप देखेंगे कि पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर सभी क्वेश्चंस आपको बताए हुए, जो क्वेश्चंस आपको बताए थे, उनमें से आपको क्वेश्चंस वहां पे मिल जाएंगे। और जब आप एग्जाम दे करके आएंगे तो हम उसी दिन आपके साथ लाइव इंटरेक्शन करेंगे यूट्यूब के माध्यम से। तो आप मुझे बताना कि ऐसा कोई क्वेश्चन मिला कि आपको, जो मैंने आपको बताया हो, यूँ मैंने आपको ना बताया हो, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मुश्किल से मिलेगा। अगर 1-2 क्वेश्चन मिला भी तो वो आपका चॉइस में निकल जाएगा, ठीक है? तो अभी तक का जो वो रहा है कि भई जितना जो हम क्वेश्चंस आपको बता रहे होते हैं गेटवे क्लासेस में, नॉट ओनली इन फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जितने भी सब्जेक्ट्स में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वहीं से क्वेश्चंस देखने के लिए आपको मिलता है। आपके जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स, अगर आप उनसे पता करेंगे, तो वो आपको बहुत अच्छे से बताएँगे, है ना? जो मॉडल पेपर्स, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने दिए थे पहले, उसमें से क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है? तो पेपर यहीं से आएगा, उसकी चिंता आप मत कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पांचों यूनिट के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, और यूनिट वाइज हम 5-5 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इन सभी के कॉन्सेप्ट्स, इन सभी का जो सॉल्यूशन है, वो वन शॉट वीडियो में हम लोगों ने कराया हुआ है। वन शॉट की प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आप लोग पूरे सब्जेक्ट को बहुत ही कम समय में अपना तैयार कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। अच्छा, इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वीडियो के माध्यम से, छोटी-छोटी वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएंगे, और उनकी जो पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल, या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए होंगे आप, या फिर हमारा जो एप्लीकेशन है, वहां पर ये जो पीडीएफ है अपलोड कर दी जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां से ले सकते हैं। तो फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो यूनिट नंबर 1 है, इसके अंदर ये सिलेबस मैंने डाल दिया है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्ट, है ना, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो इस यूनिट से जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, तो आप देखेंगे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, है ना, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। या तो देखो, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो 3-4 चीजों को एक साथ पूछ लेगा, छोटी-छोटी डेफिनेशंस, है ना। नेक्स्ट है वेरिगनेंस थ्योरम का स्टेटमेंट, आपको देख लेना होगा। एफबीडी क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। देन पॉइजन रेशियो क्या होता है, ये भी 2 नंबर में कई बार पूछता है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी एग्जाम में आपको, शायद ये नहीं पूछा गया अभी, लेकिन सिलेबस में है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो 2-2 नंबर में या तो छोटी-छोटी डेफिनेशन आपसे पूछ लेगा, या फिर बोल देगा कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग्स, 3 या 4 या 5 छोटे-छोटे उसमें आपको डेफिनेशंस पूछ लेता है ना? तो 2 नंबर में पूछ सकता है, यहाँ से 7 मार्क्स में पूछ सकता है। नेक्स्ट, स्टेट द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ का स्टेटमेंट या तो 2 नंबर में पूछेगा, या फिर इस क्वेश्चन के साथ जोड़ करके पूछ सकता है ना? ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल, ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चंस आपको देखना है, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। एक न्यूमेरिकल मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब न्यूमेरिकल हो सकता है कि ये थोड़ा बदल जाए, फोर्थ सिस्टम का हो सकता है कि मैग्नीट्यूड वगैरह बदल दे, है ना। तो क्योंकि न्यूमेरिकल की तो श्योरिटी नहीं होती है, बट इसलिए डाल दिया मैंने न्यूमेरिकल, ताकि आपको ये पता रहे कि यार यूनिट नंबर 1 से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अब हो सकता है कि वो चॉइस में निकल जाए न्यूमेरिकल, लक बाई चांस। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होती है, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस आपको पढ़ना होगा, उनके टाइप्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। लॉन्गिट स्ट्रेन की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वो कहानी आ जाएगी यहाँ पे। देन उसके बाद आता है आपका डिफाइन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस। इसके बाद एक डेरिवेशन यहां से पूछ लेता है आपसे, ऑल्सो डिराइव द रिलेशन बिटवीन ई बोले तो यंग्स मॉडुलस, सी बोले तो शेयर मॉडुलस, एंड के बोले तो बल्क मॉडुलस, एंड म्यू इज द पॉइजन रेशियो। तो यहाँ पे डेरिवेशंस हैं, ये डेरिवेशंस आपको डिराइव कर लेने हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपने करना ही करना है।
अगर आपके पास टाइम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ रखा है, ये बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोगों ने कराए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन इतना तो करके ही जाना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट का जो नाम है दैट इज इंट्रोडक्शन टू आईसी इंजन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये आईसी इंजन के अंदर टॉपिक्स यहाँ पर लिखे गए हैं और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के टॉपिक्स लिखे गए हैं। 5 क्वेश्चंस हैं केवल, इसमें तो आपको इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है ना, इसमें तो आपके लिए कुछ करने के लिए और ज्यादा है भी नहीं, ठीक है। यूनिट नंबर 1 से आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं इफ यू हैव सफिशिएंट टाइम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बनेगा, डिफाइन आईसी इंजन। आईसी इंजन को डिफाइन करेंगे आप लोग। स्ट्रोक क्या होता है, बोर क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। एंड कंपोनेंट्स ऑफ एन आईसी इंजन, आईसी इंजन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, सिलेंडर होता है, पिस्टन होता है, कनेक्टिंग रॉड होती है, ये सारे कंपोनेंट्स याद रखने हैं आपको, लिखने के लिए आया था। स्कैवेंजिंग प्रोसेस 2 मार्क्स में अलग से कई बार पूछ लिया जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, चार्जर्स के बारे में, है ना, तो ये अलग अलग वही 2-2 नंबर के पूछ सकता है या मिला करके पूछ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक एसआई, बोले तो पेट्रोल इंजन, स्पार्क इग्निशन, और सीआई यानी कंप्रेशन डीजल इंजन। जब आप ये पढ़ेंगे ना 4 स्ट्रोक एसआई इंजन, तो इसकी जो वर्किंग है डीजल इंजन की यानी कि सीआई इंजन की ऑलमोस्ट एक जैसी है। तो ये एक ही क्वेश्चन जब तैयार करेंगे तो इसका एक क्वेश्चन तैयार करते हैं आपके 2 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए डायग्राम के साथ आपको समझाना है और इसका आप ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल बना सकते हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूं आपको। देखिए ऑटो साइकिल जो है वो किसके लिए बनती है, दिस इज ऑटो साइकिल तो बनती है आपकी एसआई इंजन के लिए, और जो आपका डीजल इंजन है इसके लिए बनती है डीजल साइकिल। तो आप लोगों को डीजल साइकिल और ऑटो साइकिल का पीवी डायग्राम बना करके समझा सकते हैं। आपको हर एक चीज मैंने बताई हुई, वन शॉट में भी आप देख सकते हैं, पूरा सिलेबस आपको मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक। जैसे आपने यहाँ पढ़ा 4 स्ट्रोक एसआई, तो यहाँ पढ़ेंगे आप 2 स्ट्रोक एसआई और सीआई, बोले तो पेट्रोल और डीजल इंजन के बारे में। एक पढ़ लीजिएगा, दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा। सेम डायग्राम होते हैं, कुछ ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, जो डिफरेंसेस हैं वो आपको अलग से बताए हुए हैं। कंपेयर द फॉलोइंग आया हुआ क्वेश्चन है, एसआई और सीआई इंजन में डिफरेंस बताना है आपको, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक में डिफरेंस बताना है। जब ये क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे तो ये भी आपका साथ के साथ तैयार हो जाता है। तो बहुत छोटी यूनिट है। लास्ट क्वेश्चन क्या करना है आपको, व्हाट आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, है ना, उसके एडवांटेज लिखने हैं और आपको डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। तो ये यूनिट नंबर 2 के तो 5 क्वेश्चंस हो गए। और इसकी जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ में आपको जैसे कि मैंने बताया टेलीग्राम चैनल का लिंक और एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन में जो फ्री मटेरियल जहां पर लिखा होगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, बाकी सब्जेक्ट्स की भी आपको वहां पर मिल रही होंगी। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन। अच्छा, इसके लास्ट में मैंने जो लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से जो 20 सीरीज आपकी चल रही है 2022-23 ऑड सेम इवन सेम के दोनों क्वेश्चन पेपर भी अटैच किए हुए हैं, इसी के एंड में अभी दिखा दूंगा। तो वो क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे ताकि आपको ढूंढने में आपको ये भी पता लग जाएगा ना क्वेश्चन पेपर जो ये क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ यही क्वेश्चंस पहले भी आए थे और ये अभी भी आएंगे और ये आगे भी आते रहेंगे, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, एक रेफ्रिजरेशन इसका पार्ट है, दूसरा है इसका एयर कंडीशनिंग। देखते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो जितने यूनिट नंबर 2 में और 3 में आपको बता रहा हूँ इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या होता है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, अलग अलग 2 नंबर में पूछ लेता है या मिला के पूछ लेगा लॉन्ग क्वेश्चन में। सीओपी क्या होता है, ये भी 2 मार्क्स में आया हुआ है, ये 2 मार्क्स में पहला आ चुका है, ये भी 2 मार्क्स में पहला आ चुका है। मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन अभी तक नहीं आया है तो आप देख लीजिएगा इसको एक बार, ये 2 मार्क्स में आ चुका है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ चुका है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा आपका यहां से कि डिफाइन रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। हीट पंप रेफ्रिजरेटर को डिफाइन कीजिए, उनमें क्या डिफरेंस होता है, एंड ऑल्सो डिराइव द रिलेशन बिटवीन सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड सीओपी ऑफ हीट पंप। पहले आया हुआ लॉन्ग क्वेश्चंस में, बड़ा इजी क्वेश्चन है तो काफी स्कोरिंग यूनिट है। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर एंड विंडो टाइप एयर कंडीशनर, है ना। यहाँ तो किसी एक ही आती है, कई बार एक बार तो ये दोनों आ गए थे, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर भी और विंडो टाइप एयर कंडीशनर भी, बट आप इसके जो ऑलमोस्ट कंपोनेंट्स हैं वही रहते हैं। तो आप एक क्वेश्चन तैयार करेंगे, दूसरा क्वेश्चन अपना तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन क्या होता है और एक न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखो न्यूमेरिकल में तो डेटा जो मैंने सारे न्यूमेरिकल आपको करा रखे हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम, तो ये भी मैंने करा रखा है ना। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे इसका, ये क्वेश्चन मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया हुआ है, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल की कोई गारंटी नहीं होती है, न्यूमेरिकल अगर आएगा तो वो चॉइस में निकलने की संभावना रहती है। लास्ट क्वेश्चन बनेगा एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है और कंफर्ट कंडीशंस क्या होती हैं। तो ये घुमा फिरा के ये कह सकते हैं 3-4 क्वेश्चन ही हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास टाइम है, आपने पहले से पढ़ रखा है, तो बस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और ज्यादा आप सेफ हो जाएंगे। यूनिट नंबर 4 का नाम है
दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, है ना। तो यहाँ पर ये फ्लूइड मैकेनिक्स है, इसके टॉपिक्स हैं, और ये इसके एप्लीकेशंस हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट। देखो न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं, उसमें डिफरेंस बताना है आपको। रियल फ्लूइड आइडियल फ्लूइड में क्या डिफरेंस होता है, डायनामिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, इंपल्स और रिएक्शन टरबाइन में क्या डिफरेंस होता है, और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आपको लिखनी है। अलग अलग 2 नंबर में कई बार पूछ चुके हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, तो फिर मैं वही बोलूंगा कि ये कंबाइन करके आपसे पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा आपका, स्टेट एंड प्रूफ पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ का स्टेटमेंट पता होना चाहिए, इसका प्रूफ, इसका डेरिवेशन आपको कराया हुआ है। ऑल्सो राइट डाउन इट्स एप्लीकेशंस, उसके एप्लीकेशंस आपको लिखने हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक न्यूमेरिकल पास्कल लॉ के ऊपर यहाँ पूछा गया था, ये न्यूमेरिकल का भी जब हमने पढ़ा होगा, अपने लेक्चर्स करे होंगे पूरे सिलेबस के अंदर, तो वहां पर ये हमने सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए हुए न्यूमेरिकल भी। एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ टरबाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और व्हाट आर हाइड्रोलिक टरबाइंस क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इंपल्स टरबाइन, इंपल्स या पेल्टन के नाम से आता है, या इंपल्स, इंपल्स बोले या पेल्टन बोले एक ही बात है। रिएक्शन टरबाइन या तो फ्रांसिस बोलेगा या रिएक्शन बोलेगा, ठीक है। तो पेल्टन फ्रांसिस में से दोनों भी पूछ सकता है आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन में, या फिर एक पूछ लेगा आपसे, चांसेस रहते हैं कि एक क्वेश्चन। तो एक टरबाइन का क्वेश्चन हो गया। दूसरा आएगा क्वेश्चन यहाँ पे पंप का, कि पंप का क्लासिफिकेशन आप करके बता सकते हैं। ऑल्सो एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप, या तो अलग अलग ही पूछ लेगा, रेसिप्रोकेटिंग पंप एक क्वेश्चन, या सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो एक टरबाइन का क्वेश्चन आप देखेंगे, एक पंप का क्वेश्चन आप देखेंगे, तो इस तरह से घुमा फिरा के ये 5 क्वेश्चन आपको मिल गए यूनिट नंबर 4 से, ठीक है। यहां से आप न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, करा रखे हैं आपको। यूनिट नंबर 5, यहां पर सबसे बड़ी तो खिचड़ी यही है, पूरा रायता है इसके अंदर। मतलब टॉपिक जो वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हैं बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। लेकिन वेटेज फिर भी उतना ही है भाई, छोटी यूनिट हो या बड़ी यूनिट हो, सबसे ज्यादा सिलेबस यूनिट नंबर 5 के अंदर है, और बड़े उठ पटांग से टॉपिक्स हैं, थोड़ा सा बोरिंग टाइप के टॉपिक्स हैं, करा रखा है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। क्योंकि इसका तो सिलेबस भी 2 स्लाइड में आया है, एक स्लाइड में सिलेबस भी नहीं आया है इसका। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो फर्स्ट वाला है, इसमें मेजरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ से आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ से एरर का एक क्वेश्चन पूछ ले, और बाकी ये जो मेजरमेंट है यहाँ से केवल आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर इसको डाल दिया है ना। देखो इसका नेक्स्ट स्लाइड में भी सिलेबस दिया हुआ है। मैकेट्रॉनिक सिस्टम क्या होता है, मैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम क्या होता है, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। ओके। तो पहला जो क्वेश्चन है, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर को मेजर करने के लिए बहुत सारी डिवाइसेस हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है, या तो बर्डन ट्यूब या फिर यूट्यूब मैनोमीटर। तो बर्डन ट्यूब की हेल्प से या यूट्यूब मैनोमीटर की हेल्प से आपको प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं ये बताना है। दूसरा इसी के अंदर आता है टेम्परेचर को कैसे मेजर करना है ना। कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, प्रेशर, टेम्परेचर को कैसे मेजर करना है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ एक बार। मास फ्लो रेट को हम कैसे मेजर करते हैं, वेंचुरीमीटर की हेल्प से या फिर ऑरिफिस मीटर की हेल्प से, कोई एक आ सकता है इसमें से। मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन को कैसे मेजर करते हैं, मेजरमेंट ऑफ फोर्स, मेजरमेंट ऑफ टॉर्क। तो यहाँ पर डिवाइस के नाम भी लिखे हुए हैं कि मेजरमेंट ऑफ फोर्स प्रोबिंग रिंग से, और टॉर्क को मेजर करना है आपको प्रोनी ब्रेक डायनामीटर से। अब ये कह पाना कि प्रेशर को मेजर करना है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक क्वेश्चन यहाँ से संभावना है। अब यहाँ से कौन सा आएगा ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है टॉर्क को मेजर करवा ले, हो सकता है फोर्स को करवा ले, हो सकता है मास फ्लो रेट को या टेम्परेचर को या प्रेशर को, किसी को भी मेजर करवाएगा। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, अब वो कौन सा होगा ये बता पाना मुश्किल है। एक्सप्लेन, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द वेरियस एरर्स इन मेजरमेंट। जब हम मेजरमेंट करते हैं तो कौन कौन सी एरर उसके अंदर आ जाती हैं, एंड यू नो हाउ टू मिनिमाइज दोज एरर्स, उन एरर को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। आया हुआ क्वेश्चन है केटीयू में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका, व्हाट आर सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स, और उनके आपको टाइप्स ऑफ सेंसर्स और टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स भी बताने हैं। और यहां से करेक्टरिस्टिक्स भी पूछ लेता है कि सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर्स की जो करेक्टरिस्टिक्स है उनको बताओ। आपको बताया हुआ है डायनामिक और स्टैटिक, 2 टाइप की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन मैकेट्रॉनिक्स। बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, क्योंकि जब सिलेबस अभी तो चेंज हो गया है, उसके पहले भी सिलेबस में था तब भी आता था। ऑल्सो राइट डाउन द एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ मैकेट्रॉनिक्स। बहुत आसान क्वेश्चन आता है एग्जाम में। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर ऑटोट्रॉनिक्स, बायोनिक्स एंड एवियोनिक्स। ऑल्सो राइट डाउन द एप्लीकेशन, उनके एप्लीकेशन बताने हैं। कैलिब्रेशन क्या होता है अलग से 2 नंबर में पूछ लेता है कई बार। सो दीज आर दी क्वेश्चंस जो मैंने आपको ये क्वेश्चंस बताए हैं, हर एक यूनिट से बस 5-5 क्वेश्चन मैंने बताए हैं। इसके अलावा
क्योंकि न्यूमेरिकल तो फिक्स नहीं होता ना कि कौन सा न्यूमेरिकल आएगा। हालाँकि लास्ट टाइम तो हमने न्यूमेरिकल भी आपको जो दिए थे, मॉडल पेपर में हमने न्यूमेरिकल दिए हुए भी हैं, ऐसी बात नहीं है। 2-2 मॉडल पेपर दिए हैं, उसमें न्यूमेरिकल भी दिए हैं। तो जो न्यूमेरिकल मॉडल पेपर के अंदर हमने दिए थे, एग्ज़ैक्टली कई क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल भी सेम मिल गए थे। थ्योरी की बात छोड़िए, न्यूमेरिकल भी सेम मिल गए थे, लेकिन गारंटी नहीं होती है। कोशिश रहती है कि हर एक क्वेश्चन आपको मिल जाए जो हम बताते हैं। बीटेक फर्स्ट ईयर आपका जो अभी काफ़ी ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है, कई महीने से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? लेकिन जब आप इवन सेम में जाओगे, क्योंकि एक्चुअली फर्स्ट सेम में क्या होता है, स्टूडेंट्स एडमिट होते रहते हैं, नए एडमिशन आते रहते हैं, तो सेशन जो है ऑफिशियली काफ़ी लेट स्टार्ट होता है, हालाँकि प्राइवेट कॉलेज में बहुत पहले से स्टार्ट कर देते हैं। आप देख रहे होंगे आप जिस कॉलेज में पढ़ते होंगे, कहीं 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 7 महीने से भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो इतना लंबा सेमेस्टर ये हो जाता है। लेकिन जब आप अब जंप करेंगे किसमें, एग्जाम देने के बाद सेकंड सेमेस्टर में जाएँगे, तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन मिलता नहीं है। 3 से साढ़े 3 महीने आपको मिल रहे होते हैं। तो अभी भी स्टूडेंट्स कई पूछ रहे होते हैं कि सेकंड सेमेस्टर के कोर्सेज़ कब मिलेंगे? तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम मार्च के लास्ट वीक में कंप्लीट हो जाएँगे। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको सेकंड सेमेस्टर के कोर्सेज़ अवेलेबल करा दिए जाएँगे। ठीक है? तो मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, कोर्सेज़ ऑफ फॉर ऑल सब्जेक्ट्स विल बी अवेलेबल फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल। मैथमेटिक्स 1 आप पढ़ चुके हैं, इस बार आप मैथमेटिक्स 2 पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर में। पीपीएस पढ़ लिया होगा आपने, जिन्होंने पीपीएस पढ़ा होगा वो एफएमई पढ़ेंगे, और जिन्होंने एफएमई पढ़ा होगा वो पीपीएस पढ़ने वाले हैं इस बार, है ना? इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे और एक इस बार सेकंड सेम में पढ़ोगे। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में एक सब्जेक्ट आप फर्स्ट सेम में पढ़ चुके होंगे, दूसरा सब्जेक्ट आप सेकंड सेम में पढ़ेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में से एक पढ़ चुके होंगे, आप पढ़ रहे होंगे, और एक सेकंड सेम में पढ़ेंगे। सॉफ्ट स्किल और एनवायरनमेंट में से एक सब्जेक्ट आप इस बार पढ़ चुके होंगे, दूसरा सब्जेक्ट आप सेकंड सेम में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, और जहाँ-जहाँ पर ज़रूरत होती है डीपीपी आपको प्रोवाइड कराएँ, उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएँ, वो हम प्रोवाइड कराते हैं। और वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, डीपीपी जहाँ-जहाँ ज़रूरत है, और यूनिट वाइज़ सेट ऑफ पीवाईक्यूज़, ये आपको अभी भी अगर कहीं पर छूट रहा होगा तो आप मुझे एप्लीकेशन में या व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा। वहाँ पर भी हम जो कमिंग वीक है इसमें हम मॉडल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। तो सेकंड सेम के लिए अभी चिंता नहीं करनी है आपको, केवल फर्स्ट सेम पे अभी आपको फोकस करना है और बड़ी अच्छे से एग्जाम दे करके आना है, एक अच्छा स्कोर। लास्ट टाइम जो हमारा रिजल्ट रहा गेटवे क्लासेस का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, 99 प्लस एसजीपीए, है ना? कई बच्चे ऐसे हैं 95, 92, है ना? 80, 70, मतलब बहुत बहुत अच्छा स्कोर लाए थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी आप लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन, बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है? ये क्वेश्चन पेपर है आपका ऑड सैम 2022-23 का, 2022-23 का ऑड सैम का ये क्वेश्चन पेपर है। इवन सैम का है, सॉरी, दिस इज फॉर इवन सैम, है ना? 201 लिखा हुआ है इवन सैम का। तो आप यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमने जो पहले, जो इस एग्जाम को होने से पहले जो मॉडल पेपर्स, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए थे, सारे क्वेश्चंस वहीं से आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो ये तो हो गया आपका इवन सैम का क्वेश्चन पेपर, और ये हो गया आपका 2022-23 ऑड सैम का। अभी जब आपका सिलेबस चेंज हुआ था 2022-23 में, 2022-23 में आपका जो सिलेबस हुआ था चेंज, यही सिलेबस आपका 4 साल तक, 4 इयर्स तक चलने वाला है ना? आप भी पढ़, आपके सीनियर्स ने जो सेकंड ईयर में यही सिलेबस पढ़ा है, आप भी यही पढ़ोगे। आपके आने वाले जूनियर्स 23-24 में और 24-25 में यही सिलेबस पढ़ेंगे। 4 साल के बाद सिलेबस आपका चेंज होता है। ये क्वेश्चंस हैं, ये न्यूमेरिकल भी हमने करा रखा था आपको पहले से ही। तो आप लोग इनको 2 क्वेश्चन पेपर यहाँ पर जो लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर अटैच कर दिए हैं। इन क्वेश्चन पेपर को भी आप देख सकते हैं, ताकि इधर-उधर आपका टाइम खराब ना हो कि भई अभी तक जो क्वेश्चन पेपर आए थे उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस थे। वो सारे क्वेश्चंस आपको वन शॉट के अंदर भी मिल जाएँगे, ठीक है? तो एप्लीकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो एप्लीकेशन में हमारे साथ पढ़ रहे होते हैं, अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, तो एक गूगल फॉर्म, जब आपका एग्ज़ाम जब हो जाएगा, आप एकदम फ्री हो जाएँगे, तो मैं आपको गूगल फॉर्म शेयर करूँगा। उस गूगल फॉर्म को आप प्लीज़ भर दीजिएगा, है ना? जहाँ-जहाँ पर चीज़ें अच्छी रही होंगी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहूँगा उसमें एक कॉलम ये भी दिया जाए कि कहाँ पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ पर हमारी कोई कमी अगर रह गई होगी, ताकि जो इवन सेम है, जो आपका सेकंड सेम आने वाला है, उन कमियों को वहाँ पर हम, जो भी छोटी-मोटी दिक्कत रही होगी, उन कमियों को हम दूर कर सकेंगे। बेसिकली वो फीडबैक फॉर्म होगा, उसको आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, है ना? चलिए, आप लोग मेहनत से एकदम पढ़ाई करिए, क्योंकि एक्चुअली जब बहुत दिन हो जाते हैं पढ़ते-पढ़ते, 5 महीने, 6 महीने से आप लोग पढ़ रहे हो, तो लास्ट में आकर के ऐसा लगता है कि यार जल्दी-जल्दी एग्ज़ाम खत्म हो। लेकिन आपको थोड़ा-सा पेशेंस दिखाना है, क्योंकि जब आपने पहले पढ़ रखा है, उसका फ़ायदा तभी मिलेगा आपको जब एग्ज़ाम से पहले आप पढ़ रहे होंगे। तो आपके एग्ज़ाम में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज, तो अभी आपके पास लगभग 15 से 20 दिन है। तो 15-20 डेज़ में बहुत अच्छी तैयारी, बहुत अच्छा रिवीज़न आप लोग कर सकते हैं, और मैं मानता हूँ कि बीटेक फर्स्ट ईयर में सिलेबस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सिलेबस है आपका।
तो आपको अच्छा स्कोर यहाँ पर लेकर के आना चाहिए, ताकि आप जब सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स जाएँ, तो वहाँ पर आप स्किल्स पे काम करें। अब पता लगा कि बीटेक फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में आपके मार्क्स ही अच्छे नहीं हैं। आप सेकंड ईयर में अपनी मार्क्स को बढ़ाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? तो फर्स्ट ईयर में अच्छा स्कोर आपका आना चाहिए, वो आने वाले टाइम में आपको काफ़ी एडवांटेज मिलता है। आपको अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस की टेंशन कम होती है, तो आप अपनी स्किल्स पे अच्छे से काम कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं कि सर हम सेकंड ईयर में हमारी परसेंटेज फर्स्ट ईयर में अच्छी नहीं आई, कैसे इंप्रूव करें? थर्ड ईयर में भी वो टेंशन में रहते हैं। तो वो अपनी जो स्किल्स हैं उनको जितना डेवलप करना चाहिए, आज के टाइम में जितना कॉम्पिटिशन है, तो उतना डेवलप नहीं कर पाते हैं, है ना? बहुत सारे स्टूडेंट्स जब फर्स्ट ईयर में अच्छी परफॉर्म कर लेते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा आ जाता है उनका, तो वो सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स थर्ड ईयर में क्या होती है, उनकी टेंशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो वो अपना अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो अभी टाइम है, आप लोगों की तैयारी में कोई कसर रह गई हो, कोई कमी रह गई हो, तो उसको आप कर लीजिए, क्योंकि एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आपके प्लेसमेंट के लिए कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो होते हैं, वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको ये कोई कह रहा है कि परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो उसको बातों पर ध्यान मत दीजिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं, उनका क्राइटेरिया आपको तो वैसे पता ही होगा, आज के टाइम में सबको पता होता है कि जो क्राइटेरिया फिक्स होते हैं कि इतना अगर सीजीपीए, इतना एसजीपीए होगा तो हम अलाउ करेंगे रिटन एग्जाम में, अदरवाइज हम इंटरव्यू में या फिर रिटन एग्जाम में अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल और केवल एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी कि आपकी जो एसजीपीए, सीजीपीए बहुत हाई होना चाहिए तभी आप कुछ कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ये समझ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सफिशिएंट है, जरूरी है। एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा हो आपका, एसजीपीए, सीजीपीए आपका अच्छा हो, साथ ही साथ आपके अंदर स्किल्स भी हों, तब जाकर के आपके अंदर एक रीजनिंग एप्टीट्यूड भी आपके अंदर होना चाहिए। तो तब जाकर के ये सारी चीज़ें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सब कुछ मिला करके आप एक अच्छा जो एक अपना करियर है उनको बिल्ड कर पाएँगे, ठीक है? तो ये तो ज़रूरी है, तो नेसेसरी है कि आपकी पता लगा आपकी परसेंटेज ही नहीं आ रही, है ना? बैक लग जाती हैं, तो उस फिर आप परेशान हो जाते हो और अच्छे से अपना फ़ोकस जहाँ पे करना चाहिए आपको, वहाँ नहीं कर पाते हो, ठीक है? दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आपका बीटेक फर्स्ट सेम के अंदर आपका रिज़ल्ट अगर अच्छा आता है, तो आपके जो कॉलेज में एक जो टीचर्स हैं आपके, उनमें एक अच्छी इमेज बनती है। वो रिज़ल्ट देखते हैं कि यार फर्स्ट सेम में बच्चा इतना अच्छा स्कोर लेकर के आया, तो वो आगे भी लेकर के आएगा, तो इंटरनल मार्क्स भी आपको ज़्यादा मिलने की संभावना होती है। क्योंकि आपको तो ओवरऑल रिज़ल्ट से मतलब है ना, तो इंटरनल जो मार्क्स होते हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एसजी में, एसजीपीए को इंप्रूव करने में, सीजीपीए को इंप्रूव करने में। आपने देखा होगा कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, उनके एक्सटर्नल में कम आते हैं, लेकिन इंटरनल मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, तो ओवरऑल परसेंटेज उनकी बढ़ जाती है। तो आपको इस बात पे भी ध्यान रखना है कि भई फर्स्ट ईयर में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तो एक टीचर के जो टीचर्स हैं आपके, उनके उनके माइंड में एक आपकी एक अच्छी इमेज क्रिएट होगी, तो आने वाले सेमेस्टर्स में आपको संभावना रहेगी कि इंटरनल मार्क्स आपको अच्छे मिल जाएँ। ठीक है? चलिए, आप लोग पढ़ाई करें। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।